नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर। इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से लगातार संसद में जो चर्चाएं हो रही थी उसको लेकर इंडिया गठबंधन के अलग अलग दल अपने अपने खेमों में बंटे हुए थे और खेमों में बंटकर ये सभी दल जो है वो अपनी अपनी राह पर चल पड़ रहे थे, जिससे दावेदारी पर भी और नेतृत्व पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे। इधर ममता बनर्जी ने भी अपने आप को कहीं ना कहीं दावेदारी की पेशकश कर दी थी कि वो इंडिया गठबंधन की नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और बंगाल में बैठे बैठे वो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करेंगे, वहीं से इंडिया गठबंधन को चलाएंगे। लेकिन इससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या लगातार कांग्रेस हार पर है और हार के चलते ही इस वजह से उनके अपने सहयोगी दल कांग्रेस पर भारी पड़ रहे हैं। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को हराने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य था और उसी उद्देश्य के साथ इंडिया गठबंधन को तैयार किया गया था। लेकिन उसके बाद नेतृत्व को लेकर बवाल हुए। हालांकि लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी इंडिया गठबंधन के अंदर। कांग्रेस के पास 99 सीटें थी और उसके अलावा समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने भी पीछे पीछे उनके साथ जो है वो पहुंचने का कार्य किया और कोशिश की, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पहले हरियाणा में और उसके बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस को बहुत बड़ी हार मिली है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को हार मिली और साथ साथ कांग्रेस को मात्र सिर्फ और सिर्फ 16 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें मिली और इसी तरह से अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का जो ग्राफ है वो गिरने लगा, जिस वजह से अपने सहयोगी दलों ने अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े करना शुरू किया है। अब सवाल यह है कि जब संसद के अंदर चर्चाएं हो रही हैं और कल अब कहीं ना कहीं सोमवार को या मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी निकल कर आना है, वो भी सदन में पेश होगा, तो उसको लेकर देखना यह होगा कि विपक्ष का क्या मत होगा, विपक्ष किस दिशा में होगा। जरा ग्राफिक्स आपको समझाएंगे जो अभी तक हार के जो या फिर जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में जो इस तरह की चीजें मिल रही हैं उसके पीछे वजह क्या है। इंडिया में कंफ्यूजन कारण क्या रहा, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार एक बड़ी हार थी, महाराष्ट्र में एमवीए का खराब प्रदर्शन यानी महाविकास आघाड़ी का जो खराब प्रदर्शन है वो भी एक कारण हो सकता है, जम्मू कश्मीर में भी खराब प्रदर्शन रहा, सिर्फ और सिर्फ 6 सीटें ही जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस जीत पाई थी। उसके बाद ममता को नेता बनाने की मांग उठी, समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया, बाकी दलों ने समर्थन किया, वो भी एक बड़ी बात है। सहयोगी दलों का ममता को सपोर्ट, ये भी चीजें हैं। लेकिन जब विपक्ष एक साथ नहीं रहेगा तो पक्ष के सामने विपक्ष कैसे डिफेंड कर पाएगा। झारखंड में हेमंत के साथ मिलकर जीत मिली और सरकार बनाई। झारखंड में जरूर कांग्रेस के लिए एक राहत की खबर है, लेकिन फिर भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को बड़ी हार मिली है, चाहे वो हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो। आज इसी पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी नेता हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, मलिक जावेद अंसारी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। आज का विषय है सर, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ। आज का विषय तो इंडिया गठबंधन पर है कि आखिर इंडिया गठबंधन बिखर क्यों रहा है, ये जावेद अंसारी जी जवाब देंगे। लेकिन जावेद अंसारी जी की स्माइल बहुत अच्छी है सर, आप जब भी हम डिबेट शुरू करते हैं तो आप अपनी स्माइल से डिबेट को और भी 4 चांद लगा देते हैं। आज जावेद जी आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आखिर इंडिया गठबंधन में बिखराव क्यों देखने को मिल रहा है और साथ साथ संसद के अंदर अभी संविधान को लेकर बहस हुई, चर्चा हुई, अब वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। शुरुआत में जावेद जी आप ही से करना चाहूंगा, क्या वजह है कि इंडिया गठबंधन में हल्की सी दरारें देखने को मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल दरारें नहीं है। आप हम्म। पत्रकार हैं तो आपका आकलन हो सकता है, आपका एनालिसिस हो सकता है। जी। एकजुट तरीके से हमने संसद में पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन ने अपने मुद्दे उठाए हैं हम्म। और सरकार को झुकने को मजबूर किया है। उन्होंने हम लोगों का ही था, नोटिस दिया था कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान पे बहस होनी चाहिए। हम्म। ये विपक्ष ने ही बात मनवाई है, ये जो सत्ता वाले हैं तो संविधान को मानते ही नहीं है। तो दूसरा 13-13 नोटिस हमने राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी दिए हैं।
जिसके अंतर्गत हमने यही कहा है कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए, हम्म। और दूसरा जो अडानी घोटाला कर रहा है और देश की संपत्तियां सरकार जो है अडानी पे निछावर कर रही है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। इस हम्म। वजह से भाजपा के लोग हंगामा करते हैं संसद में, हम्म। और जो स्पीकर है, माननीय स्पीकर है, वो सदन को स्थगित कर देते हैं। लेकिन तो ये जावेद चल जी, रहा है। और समाजवादी रही पार्टी अडानी मुद्दे को लेकर दिलचस्प नजर नहीं आ रही थी। खुद डिम्पल यादव ने भी इस पर कहा था कि हमें उनसे क्या लेना देना सर, हमें संभल का मुद्दा है, बाकी अन्य मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये नहीं उठ रहे हैं। ठीक है, संबल के लिए भी कौन सबसे पहले बाहर आया रोड पे? राहुल हम्म। जी आए, प्रियंका जी आई, संबल का मुद्दा उठाने गए थे। उनके हम्म। पीड़ितों से सबसे पहले कौन नेता मिला? राहुल जी मिले, प्रियंका जी मिले। हम्म। दूसरा, अडानी अगर मुद्दा नहीं है तो फिर मुद्दा क्या है देश में? जिस व्यक्ति के कॉन्ट्रैक्ट जो है केनिया सरकार रद्द कर दे रही है, और अमेरिका में उसके ऊपर केस चल रहे हैं, और यहाँ पे श्रीलंका में भी जांच शुरू हो गई, बांग्लादेश में भी जांच शुरू हो गई, तो उसकी अगर चर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम्म। आज हमारे देश के जो रोजगार हैं वो खत्म हो रहे हैं, और एक उद्योगपति के कर्जे माफ पे माफ हो रहे हैं। तो हम्म। चर्चा, ये तो अहम मुद्दा है। हाँ, अगर समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है, बिल्कुल हो सकता है ना हो, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि हम अलग 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 पार्टियां हैं, उनका मत अलग होगा तभी लोकतंत्र है। डिवीजन हम्म। ऑफ वोट्स जो होता है, यही होता है लोकतंत्र की खूबसूरती। ठीक है सर, ओके। खेमचंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। खेमचंद जी, पिछले दिनों में हमने संसद में चर्चाएं देखी, संविधान को लेकर भी चर्चा हुई, और प्रियंका गांधी ने भी इस बार डेब्यू कर लिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये संविधान तोड़ने का काम कर रही है सरकार, अलग अलग जांच एजेंसियों का फ़ायदा उठाया जा रहा है, उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसों के बल पे चुनाव जीते जा रहे हैं, ईवीएम का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। ये तमाम आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। देखिए, जो कांग्रेसी हैं वो संविधान को बदनाम कर रहे हैं, और संवैधानिक जो संस्था हैं हम्म। लगातार उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब वो सत्ता में थे, अपने अनुसार चीजों को मैनिपुलेट करते थे, उनको लगता है कि जैसे वो हैं दूसरे लोग भी वैसे ही हैं। हम्म। लेकिन अब पिछले 11 साल में सभी संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया गया है, पुख्ता किया गया है। उनकी जो रेपुटेशन है, जिसके लिए उनको चुना गया है, बनाया गया है, संवैधानिक तौर पे उनका गठन हुआ है, वो अपना काम कर रही हैं। और हम्म। कांग्रेसियों को क्योंकि दर्द होता है कि उनके अपराधी पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अपराधी हो, चाहे वो दूसरे तरीके के अपराधी हो, उन पे कार्रवाई हो रही है, उनके पैसे निकले हैं, उन पे केस चल रहे हैं, तो अब उनको दर्द हो रहा है कि संस्थाएं काम क्यों कर रही हैं। क्योंकि उनको लगता है कि गांधी परिवार और जो कांग्रेस है, उनके लिए तो स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्पेशल कानून होना चाहिए। एक एक कानून गांधी परिवार के लिए और दूसरा कानून पूरे देश के लिए। इसलिए उनको दुख दर्द होता है। और उसी दुख दर्द में अब आप देखेंगे किस तरीके से राहुल गांधी, जो विदेशी एजेंसियां हैं, विदेशी ताकतें जो भारत के खिलाफ काम करती हैं, उनके साथ वो कंजेशन में काम करते हैं। जब वो यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, तो कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है। और जब हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में अगर मुस्लिम कहीं सबसे सुरक्षित है, सबसे ज्यादा उनको सम्मान मिल रहा है, तो वो भारत में मिलता है। और फिर जब यूएस जाते हैं तो जॉर्ज सोरोस की बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, और उनके कहने पे जो खालिस्तानी है उनको सह देते हैं। कहते हैं कि भाई भारत में जो सिख लोग हैं वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते। तो ये सारा क्यों? क्योंकि अपने देश को बदनाम करना है। वैसे ही अपने देश की जो एजेंसियां हैं, चाहे वहां पे बिजनेसमैन हो, चाहे हमारी खुद की कंपनियां हो, आपने कोविड में भी देखा होगा, उनको जो वैक्सीन, विदेशी वैक्सीन थी, वो ज्यादा पसंद आ रही थी, फाइजर की वैक्सीन ज्यादा पसंद आ रही थी। अपनी वैक्सीन पे वो लगातार सवाल उठा रहे थे, और बाद में हमने देखा जो फाइजर की वैक्सीन है, फाइजर पे दुनिया भर में केस हुए। विपक्ष का कहना था कि अगर अडानी पर भी चर्चा हो जाती तो क्या हो जाता। ठीक है, संविधान पर आपने चर्चा पर मोहर लगा दी, चर्चा होगी, हो भी गई, जवाब भी दिए गए, लेकिन अडानी मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? अगर विपक्ष कह रहा है तो करने दीजिए। पीछे भी अडानी ग्रुप के खिलाफ एक विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट में क्या निकला पता चला बाद में कि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की, और शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से अरबों रुपए उन्होंने कमाए। नुकसान किसका हुआ? भारतीय इन्वेस्टर्स का हुआ, भारतीय इकोनॉमी का हुआ। सेबी ने जांच की, उसमें कुछ नहीं निकला। इवन अमेरिकन गवर्नमेंट ने और अमेरिकन एजेंसी ने उस रिपोर्ट को पूरी तरीके से नकार दिया। वो एजेंसी अमेरिका की कंपनियों पे नजर नहीं रख पाते, लेकिन भारत के लिए वो रिपोर्ट बना रही थी। तो वैसे ही अभी तो इसका मतलब अगर कोई विदेशी एजेंसी, अगर कोई विदेशी ताकत कोई भी किसी भी तरीके का विषय उठाएगी, तो आप भारत के संसद में उसकी चर्चा कराओगे। ठीक है सर, जहाँ केस चल रहा है चलने दो, उसका आने दो, रिजल्ट आने दो, जो आएगा उसके अनुसार बाद में देखेंगे। लेकिन क्या हमारे भारत में हर एक विदेशी एजेंसी के इशारे पे चर्चा होगी? मतलब हमारा देश
आप विदेशी एजेंसी के इशारे पे चलेगा। आप ठीक तो है, सेबी की ओके, रिपोर्ट को भी नहीं धर्मेंद्र जी मान रहे से थे, मैं आप जवाब तो लेने कोर्ट की की रिपोर्ट कोशिश। को भी नहीं मान रहे थे। ठीक है, ओके सर, ओके खेमचंद जी। धर्मेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी जी, धर्मेंद्र जी, नमस्कार सर। आपसे मैं यही जानना चाहूंगा, ममता बनर्जी ने दावा किया है कि वो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगी, वो उसमें सक्षम रहेंगी। अगर उन्हें मिलता है तो वो बंगाल में बैठे बैठे सीएम का पद भी संभालेंगी और नेतृत्व भी संभालेंगी, और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने फुल सपोर्ट दिया है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कुछ अन्य दल भी हैं, जिसमें शिवसेना है, जिसमें एनसीपी है, शरद पवार गुट, और उद्धव ठाकरे गुट, और भी तमाम दल हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या ममता बनर्जी ही पावरफुल हैं, उन्हें बनाना देखिए चाहिए? शीतल जी, ममता बनर्जी जी परफॉर्मेंस दे रही, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति को टक्कर दे रही। उनका रिस्पांस अच्छा है, हम्म। उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है हम्म। लगातार। तो ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं उनके नेता बनने में। हम्म। रहा सवाल नेता बनने का, कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन के सारे लीडर्स, हर दल के जो प्रमुख नेता हों, बैठ करके तय करेंगे। हम्म। और ममता जी भी हो जाएंगी तो उनका स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने यही कहा, समाजवादी पार्टी ने किसी के लिए मांग नहीं रखी है। और दूसरी बात, इंडिया गठबंधन के कन्वेनर खड़गे साहब हैं। कभी कोई ऐसा नेतृत्व, ये कहना कि कोई नेतृत्व कर सकता है, उसमें ये नहीं हो सकता किसको हटा के किसी को रिप्लेस करना है। हम्म। कभी ये तय ही नहीं हुआ था कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जा रहा है या फला के नेतृत्व में, ढमाका के नेतृत्व में। हम्म। कन्वेनर जरूर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे साहब थे। हम्म। और जब दोबारा बैठक करेंगे सब नेताओं को लेकर के, तो जिसमें जिनके नाम पर सारे नेता सहमत होंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग उनके जो सजेशंस होंगे उसको मांगते हुए हम्म। आगे के चुनाव में, आगे की लड़ाई, विपक्ष की दिशा दिशा क्या होगी वो आगे चलेगा। ठीक है। सवाल ये है हम्म। कि जी, भारतीय जनता पार्टी बहस लगातार मुद्दों से, सोरोस से लेकर के कहाँ भागना चाहती है। हम्म। कभी आपको ईमानदारी से शीतल जी, आपको कभी ध्यान आया हो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हो, हम्म। कभी जो अपना घोषणा पत्र लेकर के आए थे, जिसको संकल्प पत्र कहते थे, हम्म। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, माँ गंगा के हेल्थ की बात हो, जो मतलब साफ करने की बात उन्होंने किया था, हम्म। मेट्रो सिटी की बात की थी। ये जो बुनियादी सवाल थे, अभी आपने त्योहार में देखा किस तरह से बाथरूम में लोग, ट्रेनों के आधुनिकीकरण के नाम पर भाड़े बढ़ाए गए, हम्म। लेकिन किस तरह से बाथरूमों में लोग बढ़ करके खिड़कियों के रास्ते घुस घुस करके, सबने वीडियो देखा, आप लोगों ने ठीक है। चलाया। ठीक है। तो ओके, इन पर ओके। बहस से क्यों भागती है? ठीक है। देश के अंदर देखिए, विपक्ष चाहता, संसद में हल्ला करेंगे खुद और कहेंगे जो है विपक्ष रोक रहा। विपक्ष वहां जाता है मोदी जी के भाषण सुनने के लिए नहीं, विपक्ष जाता है तो जनता के बुनियादी सवालों को, या जो मुद्दे तत्कालीन रहते हैं, चाहे वो सांप्रदायिक मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, सीमाओं का मुद्दा हो, हम्म। नेशनल, इंटरनेशनल और स्थानीय मुद्दा हो, उसको लेकर के वो संसद के अंदर बहस चाहता है। ठीक है तो सर। कम से कम बहस से चीजें खुल करके आती हैं और सरकार भी अपने व्यूज से अवगत कराती विपक्ष के नेताओं को, साथ साथ ठीक है। पूरे ओके। देश को। लेकिन ओके। ये सरकार के नेतृत्व, वैसे मैं शीतल जी बताऊं, हम्म। करीब करीब पहले जो संसदीय परंपरा में बैठकें होती थी, हम्म। मोदी जी के नेतृत्व में 1/3 हो गई, और हम्म। उसमें भी बड़े पैमाने पर संसद नहीं चलने देते। हम्म। और तो और देखिए, पहली बार ये हुआ इनके नेतृत्व में कि सरकार में बैठे लोग संसद नहीं चलने देते, ठीक वो है सर। मनमानी करना ओके। चाहते हैं। हम्म। तो महत्वपूर्ण ये है कि इधर हम्म। उधर की बातों के बजाय, जिस पर भी विपक्ष के लोग या सरकार के लोग चाहते हैं, हम्म। जरूरत हो सत्र बढ़ा लीजिए, आप हम्म। अपनी भी चर्चा करिए, अपने मुद्दे लेके आइए, हम्म। लेकिन विपक्ष जिस विषय पर चाहता है, गलत है या सही है, तो संसद ठीक में है। चर्चा में आ जाएगा ना, ओके तो सर। तथ्य आएगा। ओके, ओके, ओके। जावेद जी, अब जरा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बातचीत, उससे पहले एक सवाल और है जावेद जी। जैसे सपा ने कहा कि अगर हम किसी और को लीडर बनाना चाहते हैं, नेतृत्व थमाना चाहते हैं, इससे क्या साबित होता है सर, कि क्या कांग्रेस एक मजबूत कड़ी साबित हो रही है? खास तौर पर हरियाणा में हार के बाद, या महाराष्ट्र में एक बड़ी हार आपको मिली, इवन महाराष्ट्र में सर आपने बहुत सीटों पर चुनाव लड़े और सिर्फ 16 सीटें मिली। एक राष्ट्रीय पार्टी आपकी है और आपका काफ़ी फैलाव है, आधार है, आपके कार्यकर्ता हर राज्य में हैं, आपने हर राज्य में कहीं ना कहीं अपना पैर रखा हुआ है, पुरानी पार्टी है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है, इस वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं तो कन्वीनर तो टाइम टू टाइम चेंज भी हुए तो कोई
नेता है, लेकिन इसका तय हम नहीं करेंगे, ना धर्मेंद्र भाई करेंगे। इसको तय करने वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ठीक है। जहां पे कोऑर्डिनेशन कमेटी के सारी पार्टी के जो लोग होंगे वो अपने आचार विचार रखेंगे, उस पे जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो फैसला लेते हैं। ये अधिकार क्षेत्र हमारा नहीं है। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा था कि वन नेशन वन इलेक्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है देश के अंदर। क्या कांग्रेस पार्टी इस समर्थन में है या नहीं, वर्तमान स्थिति को देखकर? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, तो 4 राज्यों के चुनाव भी एक साथ नहीं करवा पाए मोदी जी। तो नारा दे रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का। ये ऐसा ही खोखला वादा होगा जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। हर राज्य के अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं, उधर बंगाल का दर अलग है, गोवा का अलग है, असम का अलग है, उत्तराखंड का अलग है। ये खोखले जुमले लेके आते हैं ताकि देश को भ्रमित कर सके। जो वर्तमान स्थिति अर्थव्यवस्था की वो जर्जर हो चुकी है और दिन ब दिन वो खराबी होने की हालत में है। तो ये नए नारा लेके आए कि वन नेशन वन इलेक्शन। मेरा एक सवाल है कि पहले पंचायती राज नहीं था, जब वन नेशन वन इलेक्शन होता था और एक साथ हमारा देश नया बना था, तब इलेक्शन होता था। अब हमारे देश में कम से कम 36 तो राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं, और कम से कम 30 लाख से ज्यादा हमारी जो पंचायतें हैं और जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं उसमें 30 लाख से ज्यादा पद होते हैं। तो क्या पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे हो सकता है? क्या आपके पास इतनी ईवीएम मशीन है? क्या आपके पास इतनी स्टाफ है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो कर सके? यहाँ भी महाराष्ट्र को और हम हरियाणा को एक साथ कह रहे थे कि एक साथ चुनाव कर लीजिए, तो नहीं करा पाए। झारखंड को एक साथ कर लीजिए, अगर नहीं करा सरकार पाए। लगातार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बातचीत कर रही है तो इसके पीछे कारण क्या है? क्यों ये मुद्दा बार बार बाहर आ रहा है? सरकार ये तर्क भी दे रही है कि इससे राजस्व का नुकसान नहीं होगा, राजस्व बचेगा, पैसा बचेगा, और तो और कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लगता है वो नहीं लगेगा, और जो ज़्यादातर लोग, जो ज़्यादातर गवर्नमेंट जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, वो एंगेज हो जाते हैं, चाहे वो शिक्षक हो या बाकी अन्य डिपार्टमेंट के लोग हों, वो काम रुक जाते हैं। ये तमाम तर्क दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। क्या आप मानते हैं कि वाकई में ऐसा है और इसका होना चाहिए कुछ निवारण? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए, मान लीजिए पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए और 2 राज्यों में सरकार गिर गई, तो फिर वहां पे क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? वो चुनाव कब होंगे? क्या 5 साल तक? अगर 2 साल के बाद चुनाव गिर गए, चुनाव में हार गई या सरकार गिर गई, तो 2.5 साल तक मान लो 10 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। उसका क्या उपाय है? तो फिर बाद में भी तो यही स्थिति आ जाएगी जो आज हो रही, हर बार अलग होंगे चुनाव। ये केवल एक शगुफा है और एक नौटंकी है, एक झूठ है, एक फरेब है। फरेब ऐसा ही है जैसे किसानों की आय 2022 में डबल होने वाली थी, नहीं हुई। ये ऐसा ही शगुफा है कि देश में हर व्यक्ति जहाज में चलेगा, ट्रेन में नहीं चल पा रहे। ये ऐसा ही झूठ बोलने का काम है इनका है। और जितने इनको संशोधन करने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन में, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में, संविधान में, क्या इनके पास 2/3 बहुमत है? ठीक है, ओके खेमचंद जी, नहीं है। ठीक है। तो ये केवल झूठ बोलना, और इसको क्या करेंगे? ऐसे ही है जैसे भी महिलाओं के लिए इन्होंने आरक्षण किया था, तो उसकी डेट ही नहीं पता है कि हमने कानून बना दिया है, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा असेंबली में और लोकसभा में। अरे भाई, कल से लागू करो ना महिलाओं का आरक्षण, लेकिन नहीं कर पा रहे। तो ये नकली कानून, खोखले कानून बनाते जा रहे हैं और उसकी कोई बुनियाद नहीं है और ना इसका कोई वजूद है। ठीक है सर, डाइवर्जन है, ये डाइवर्जन है, आजादी से मुद्दा भटकाना। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन का कोई वजूद नहीं है। मलिक साहब कह रहे हैं कि कोई वजूद नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। पहले कुछ सिचुएशंस और थी, पहले कुछ स्थिति और थी, चाहे वो 1952 की हो, 1957 की हो, 1962 की हो, 1967 की हो। अब भारत बदला है, राज्य और भी ज़्यादा हो गए हैं, जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, पंचायतें बढ़ गई हैं। तो क्या ये पॉसिबल है तकनीकी रूप से कि आप पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव करवा पाएं, पंचायत से लेकर लोकसभा तक? खेमचंद जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? खेमचंद जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। जी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जावेद जी कह रहे हैं जी, कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो टेक्निकली जरा समझाइएगा कैसे हो सकता? क्यों पॉसिबल नहीं है? अभी देश का पूरा इलेक्शन हुआ और उसके साथ कई राज्यों के इलेक्शन हुए, क्या पॉसिबल नहीं था? तो और कुछ स्टेट्स बचती हैं, उनके इलेक्शन ये तो कह रहे हैं कि आप 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है, तो आप देश में लोकसभा, विधानसभा, पंचायती चुनाव, यूएलबी के चुनाव या बाकी अन्य चुनाव कैसे करवाएंगे? ये तो अनगल बातें करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ, पूरे विश्व का सबसे बड़ा चुनाव हुआ, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हुआ और उसके साथ बहुत सारे स्टेट्स के चुनाव भी हुए, क्या नहीं हुआ?
स्टेट के चुनाव साथ में नहीं हुए क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये निर्णय था कि अलग अलग विधानसभाओं के टाइम पीरियड थे और उसके अनुसार उनका इलेक्शन कराना था। अब लोकसभा का हुआ ना, तो एक वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है और उससे बहुत सारे फायदे हैं। हमारी इकोनॉमी कम से कम 1.5 से 2% इकोनॉमी जो जीडीपी है वो बढ़ेगी। ये तो और हमारा जो खर्चा होता है, रिसोर्सेज जो खराब होते हैं, काला धन आएगा और 2% जावेद जी रुक जाओ, ये डिजिटल है। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपको पूरा सुना, जावेद जी जावेद जी पूरा सुना। आपको दोबारा भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, और आज तो बड़े अच्छे माहौल में डिबेट हो रही है जावेद जी, थोड़ा सा सुनिए। उसमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें रिसोर्स बचेंगे, समय बचेगा। जो आचार संहिता लगती है उसकी वजह से जो काम रुकते हैं, जो अटकते भटकते हैं वो रुकेगा, और जो पूरी तरीके से जो फोकस है गवर्नेंस का काम पे रहेगा, विकास पे रहेगा, और विकास को तेजी आएगी। और ये चीजें पहले भी होती थी, बहुत सारे देशों में ऐसा हो रहा है कि एक बार इलेक्शन होता है और वो हर जगह उसका फायदा सभी को मिलता है। भारत में भी पॉसिबल है। भारत में जो बार बार इसका नुकसान होता है इलेक्शन की वजह से, काम रुक जाते हैं, तो वो प्रक्रिया रुक जाएगी। और जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा सरकार में आप हैं तो आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं, एक साथ चुनाव करा के एक हवा बनाना चाहते हैं पूरे देश के अंदर। ये तो कुछ भी कहेंगे। अभी हम केंद्र सरकार में तो कह रहे हैं, राज्यों में हम हवा बना रहे हैं। जब ये लोकसभा में इनकी थोड़ी सीटें ज्यादा आ गई तो नहीं, अभी इलेक्शन ठीक हुआ, फिर राज्यों में हारने लगे, नहीं अभी सही नहीं हो रहा है। फिर एक दो राज्यों में ये जैसे पीछे जीते थे, कर्नाटक में जीते थे, तेलंगाना में जीते थे, हिमाचल में जीते थे, अब ठीक है। ठीक है, ओके तो ओके। इनका क्या है कि मीठा मीठा गटगट और खट्टा खट्टा थू थू। तो ठीक है सर, ओके ओके ओके। धर्मेंद्र जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि अब मुद्दा गरमा रहा है, कल नहीं तो परसों हो सकता है इसका प्रस्ताव पेश किया जाए, बिल पेश किया जाए, तो क्या आप समर्थन में हैं या नहीं? नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन के हम खिलाफ हैं और उसके तथ्यात्मक बिंदु हैं। देखिए, ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है, जो हमारे साथी जावेद जी ने सवाल उठाया कि किसी राज्य में मान लीजिए उसका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो गया और 2 साल बाद वन नेशन का, तो उन 2 साल में क्या राष्ट्रपति शासन रखेंगे? या उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, तो क्या उत्तर प्रदेश में अगर सर्वदलीय सरकार बनाने की बात आती है तो क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी काम करेंगे? तो सवाल ये है, बीच में या कोई सरकार गिर जाती है तो क्या बचे हुए टेन्योर के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? सर, राष्ट्रपति शासन लगा के रखेंगे। दूसरी बात, जो विश्वसनीयता इन्होंने समाप्त कर दी है निर्वाचन आयोग की और सरकार की और तंत्र के षड्यंत्र की, वो विश्वसनीयता इतने बड़े पैमाने पर गिरी है कि देश का कोई भी नागरिक भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से बचना चाहता है, सावधान रहना चाहता है कि इन परिस्थितियों में उन पर। दूसरी बात मैं बताऊं, करीब लोकसभा के अकेले चुनाव में 3.5 महीने से ज्यादा, करीब या 4 महीने के लगभग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहा। उसके बाद देखिए हरियाणा का चुनाव अलग हुआ, महीनों 1.5 महीने करीब, महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव साथ कराए, लेकिन 1.5 महीने करीब वो ठीक है, मेरा कंडक्ट लगा रहा। समय थोड़ा कम हो रहा है। जो परफॉर्मेंस को देखते हुए शीतल जी करेंगे तो करीब 1 से 1.5 साल तो एक साथ चुनाव प्रक्रिया संपादित रहेगी, जिसमें सारे काम ठप करने पड़ेंगे। ऐसे तो कम से कम स्टेप वाइज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं, उसमें अलग अलग सरकारें काम करती रहती है, ठीक है सर, अलग अलग संस्थान काम करते रहते हैं। जी जी, समय थोड़ा कम है इसलिए माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद जी, जावेद जी आपका भी शुक्रिया, और धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। ये कई सारे विषय थे जिन पर चर्चा करना ज़रूरी था, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से इंडिया गठबंधन लगातार बिखरने की कगार पर है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ मुद्दों पर सहमति बनती है, एक साथ एक मंच पर आया जाता है, या फिर कुछ पर असहमति बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।